जैसा कि अब एग्जाम्स में समय नहीं रह गया है और तुमने भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और अब तुम सोच रहे हो कि कैसे कुछ दिनों में कुछ घंटों में तुम एग्जाम को पास कर सको, कहीं तुम्हें कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो तुमने बहुत सही वीडियो पे क्लिक करा है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सारी टिप्स दूंगा जिसने मेरे आखिरी मूवमेंट पे 70+% लाने में मदद की थी, ऑफ कोर्स क्योंकि मैं भी एक बैक बेंचर था। अगर तुम्हें अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें मैंने तुम्हें वो सारी टिप्स दी हैं जो तुम्हारे लिए नेसेसरी हैं। तो हमें 2 सेक्शंस पे फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम पहले सेक्शन में फोकस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि तुम कैसे एग्जाम से पहले अपनी तैयारी कर सकते हो, और दूसरा सेक्शन है कि जब तुम बोर्ड में बैठोगे जाके, जब तुम्हारे पास आंसर शीट आएगी तो तुम्हें कैसे उसे हैंडल करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की। मुझे नहीं पता है कि तुमने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी जाके तुम एनसीईआरटी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाओ और उसके जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना चालू कर दो। जो 2021, 22, 23 में आए हैं उन्हें ज़रूर लगाओ, जो 24 में नहीं आया है उसे भी ज़रूर लगाओ। मेन क्वेश्चन तुम लगाना चालू कर दो और ध्यान रहे मेन चैप्टर से ही लगाना। अब छोटे मोटे चैप्टर्स को कवर करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। मिनिमम तुम्हें 2 से 3 दिन ये काम करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास 1 हफ्ता है तो तुम बहुत ज़्यादा लक्की हो, अभी से तुम ये कर सकते हो, तो तुरंत जाओ और वो किताब लाओ। मिनिमम तुम्हें 5 से 7 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। ट्रस्ट मी गाइस, तुम्हारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आएंगे, तो तुम प्लीज उन पे ज्यादा फोकस करना। ओके, तो जो सब्जेक्ट तुम लोगों को डराएगा वो है पीसीएम। अब पीसीएम को तो तुम रट नहीं सकते हो, बाकी सब्जेक्ट को तो तुम रट सकते हो। तो पीसीएम के लिए तुम्हें सबसे ज्यादा फॉर्मूले याद करने हैं मेन चैप्टर्स के, और ट्राई करना उन फॉर्मूलों को 1 से 2 बार सॉल्व करने के लिए। इससे तुम्हारे पास एक लिखने के लिए बेटर ऑप्शन हो जाएगा। अगर सॉल्व हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तुम कुछ ना कुछ तो उसमें ज़रूर लिखोगे। और मेन थ्योरीज को भी एक बार देख लेना, उन्हें लर्न मत करना, उन्हें समझने की कोशिश करना। इससे तुम्हारे पास पेपर में लिखने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा और तुम ऑफ टॉपिक नहीं जाओगे। देखो, अब तुम्हारे पास इतना समय नहीं रह गया है कि तुम अब पूरी किताबें पढ़ डालो। अब तुम्हें मेन चैप्टर्स पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वही तुम्हारी नैया पार लगा सकते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा मेन चैप्टर्स कौन से हैं? जैसे कि मैंने बताया, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा। उसके स्टार्टिंग के कुछ पन्नों में दिया रहता है कि कौन सा चैप्टर तुम्हारे एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा या कितने मार्क्स के उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो टॉप 3 या टॉप 5 चैप्टर्स हो, तुम्हें उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। उनकी थ्योरीज, डायग्राम, फॉर्मूले, ये सब तुम्हें अच्छे से याद कर लेनी है या फिर तुम्हें उन्हें समझ लेना है। अगर किसी इंसान का नाम दिया गया है कि इस फला इंसान ने इस फॉर्मूले की खोज करी या इस फला इंसान ने इस चीज़ की खोज करी, तो तुम्हें इसको भी अच्छे से रट लेना है। ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। कैसे, वो मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊंगा। एग्जाम में जाने से 1 दिन पहले प्लीज़ एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगा के देख लेना। और अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन ऐसे ना लग रहा हो, तुम्हें आलस आता हो, तो एक फ्री की टिप दूंगा, कॉफ़ी पी के पढ़ो। कॉफ़ी में कैफीन होता है जो तुम्हारा फोकस इंस्टेंटली बढ़ा देगा। तो एग्जाम वाले दिन 1 से 2 घंटे जल्दी उठने की कोशिश करना और रिवाइज करना अच्छे से। स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। और अगर तुम भाई कोई भी नशा करते हो, सुट्टा वुट्टा पीते हो, तो मैं हाथ जोड़ के तुमसे कह रहा हूँ कि ये सब करके पेपर देने मत जाना, वरना तुमने जितना पढ़ा है वो सब तुम भूल जाओगे। जो बैक बेंचर्स होते थे वो भले ही एग्जाम से पहले कुछ भी ना पढ़े, लेकिन उन्हें एग्जाम लिखने का तरीका बहुत अच्छे से आता था, और कभी कभी तो वो बिना ही कुछ पढ़े सिर्फ लिखने के तरीके से ही पास हो जाया करते थे। और वही तरीका अब मैं तुम्हें पास ऑन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप है राइटिंग पैटर्न। टीचर्स की साइकोलॉजी के हिसाब से राइटिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप समझो कि जो टीचर तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है उसे दिन की 2000 कॉपीज चेक करनी है, और तुम्हें लगता है क्या कि वो तुम्हारी कॉपीज़ को ध्यान से पढ़ेगा कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? कतई नहीं। वो सिर्फ देखता है, तो सिर्फ प्रेजेंटेशन देखता है कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है। उस बेस पे वो तुम्हें जज करता है और उसी बेस पे वो तुम्हें नंबर्स देता है। अब प्रेजेंटेशन कैसे अच्छी करूँ यार? अच्छी प्रेजेंटेशन होने के लिए तुम्हारी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी राइटिंग कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये बताता है कि बच्चा पढ़ने लिखने वाला है और इसने ज़्यादा गलतियाँ नहीं की होंगी। अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो इसे अभी से सुधारना चालू कर दो, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास कुछ दिन या कुछ घंटे तो ज़रूर हैं, क्योंकि यही एक चीज़ है जो तुम्हें पास करवा सकती है। ध्यान रहे, तुम्हारी शीट में कहीं भी काटाकूटी नहीं होनी चाहिए, खास तौर पे तुम्हारे फर्स्ट के कुछ पन्नों पे। अगर धोखे से काटाकूटी हो भी जाती तो उसे ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन खींच के उसे ख़त्म करो। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन पेपर से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तुम्हें जो क्वेश्चन आते हैं उतने तो लिखने ही लिखने हैं, लेकिन जो नहीं आता है उसे भी लिखना है।
कैसे? सपोज दैट अगर तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे आस्क करता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है और तुम्हें कुछ नहीं पता है, तो तुम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को अपने मन से बनाओ, अपने मन से जितना तुम्हें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता हो उतना सारा लिख दो, उस चैप्टर के बारे में तुम्हें जितना पता हो वो सब लिख दो, उस बुक के बारे में तुम्हें जितना पता हो वो सब लिख दो। बस ये ध्यान रखना कि कहीं अपने घर की महाभारत या कोई गाना लिख के मत आना, मतलब ऑफ टॉपिक मत जाना। देखो, जो तुम्हारा टीचर बोर्ड में बैठ के तुम्हारी कॉपीज चेक कर रहा है वो तुम्हारा कोई दुश्मन तो है नहीं, वो तुम्हें मार्क्स देने के लिए बैठा है, बस यू हैव टू गिव देम अ चांस टू गिव यू मार्क्स। तुम्हें शीट इतनी फिल करनी है, तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, वो तुम्हें मार्क्स देने पे मजबूर हो जाएगा। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, आधा मार्क्स कुछ तो देगा, और यही सब कर करके तुम्हारे पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स बन जाएंगे। तुम एग्जाम में 2 तरीके से सीरियल वाइज क्वेश्चन कर सकते हो। पहला तरीका है जो तुम्हारे एग्जाम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया है, उस हिसाब से सीरियल वाइज सीरियल करो। अगर वो नहीं तुम्हें करना है, तुम्हारा मन है कि तुम्हें सेक्शन सी पहले करना है, तो तुम ये तरीका भी अपना सकते हो। तुम्हें सेक्शन सी डालना है, सेक्शन सी के अंदर जैसे 25, 26, 27 क्वेश्चन है, तो इन्हें तुम्हें ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं करना है, इन्हें तुम्हें एक लाइन से स्टेबल करना है। इससे तुम्हारे टीचर को तुम्हारे आंसर चेक करने में आसानी रहेगी, उसे बार बार कॉपियाँ इधर उधर पलटनी नहीं पड़ेगी, और वो तुम्हें उसी हिसाब से मार्क्स देगा। और इसके उलट अगर तुम गंदे तरीके से लिखते हो कि क्वेश्चन 10 ऊपर है, 1 नीचे है, 7 इधर, 2 उधर, तो तुम्हारा टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और तुम्हें उसी हिसाब से मार्क्स देगा। ध्यान रहे, हर टिप को एक लाइन वाइज फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि एक टिप फॉलो करी, एक टिप नहीं फॉलो करी, सारा बंडल ही तुम्हें पास करा सकता है। अगर इनमें से एक भी चीज़ तुमने निकाल दी तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि बोर्ड्स में जो तुम्हारी कॉपी चेक करता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि तो तुम्हारे पूरे आंसर्स को चेक करे, इसीलिए तुमने अगर कोई आंसर लिखा है तो तुम्हें उसके मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, ताकि वो फ्लो में तुम्हारे आंसर को ना पढ़ते हुए सिर्फ मेन पॉइंट को ही पढ़ के अगर वो सही है तो तुम्हें मार्क्स जीता हुआ जा सके। लेकिन अगर तुमने बना के क्वेश्चंस लिखा है और तुमने उसमें धोखे से भी अंडरलाइन किसी गलत वर्ड में कर दिया, तो तुम्हारे जो मार्क्स उस क्वेश्चन में आ रहे होंगे वो भी चले जाएंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि तुम बना के अगर क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसमें अंडरलाइन सोच समझ के करना, लेकिन अगर तुम्हें वो क्वेश्चन अच्छे से आता है तो उसके मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना मत भूलना। तो क्वेश्चन पेपर में लिमिट दे रखी होती है कि तुम्हें 150 वर्ड का आंसर लिखना है या 500 वर्ड का आंसर लिखना है, तो तुम्हारा आंसर एक्चुअली में उतना बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, तुम्हारा आंसर से बड़ा दिखना ज़रूरी है, जिसके लिए तुम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख सकते हो, थोड़ी ज़्यादा स्पेस छोड़ के लिख सकते हो। और एक प्रो टिप, अगर तुम पेज के स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो, जो कि ऑफ कोर्स तुम्हें करना है, तो तुम्हें आंसर को पेज के एंडिंग पे ही ख़त्म करना है। तुम उसे बीच में, नीचे, इधर कहीं भी ख़त्म करते हो तो वो तुम्हारा आंसर एक छोटा आंसर लगेगा और तुम्हारा टीचर उसमें कम मार्क्स देगा। तो ध्यान रहे कि सभी आंसर्स को 1 से 2 पेज में करना है, किसी भी आंसर को मिड वे में नहीं छोड़ना है। ओके, तो प्रेजेंटेशन का आखिरी स्टेप होता है डेकोरेशन। तुम्हें अपने आंसर शीट को डेकोरेट करना है अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से। अगर नहीं कुछ कर सकते हो तो आंसर्स के एंड में एक डार्क लाइन खींचना, आंसर्स के एंड स्टार्टिंग में एक डार्क लाइन खींचना। ओवरऑल तुम जैसे भी उसे कर सकते हो, तुम्हें उसे डेकोरेट करना ही करना पड़ेगा। ओके, जो लास्ट टिप मैं तुम लोगों को देना चाहूँगा वो ये है कि जो क्वेश्चन तुम्हें पहले आते हो तुम उन्हें अटेम्प्ट करना, दूसरे के लिए स्पेस छोड़ देना, आखिरी तक आते आते वो स्पेस भी भर देना, यानी कि तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना और उस हिसाब से अपनी लिखने की स्पीड भी तेज़ रखना। फालतू की चीज़ों में अपना टाइम मत वेस्ट करना, जैसे चीटिंग करने में या फिर इधर उधर देखने में या फिर पेपर पढ़ने में। जितना जल्दी से जल्दी ये सब हो सके उन्हें उतनी जल्दी ही निपटा देना। आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त भी पेपर में पास हो जाए तो ये वीडियो उसको शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और इस वीडियो को लाइक करना अगर तुम सच में पेपर में पास होना चाहते हो। तब तक के लिए गुड बाय।